नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के संविधान में हुए अब तक के महत्वपूर्ण संशोधनों की, यानी कि इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आपको पता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है। क्वेश्चंस भी यहाँ से कई बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो सभी के सब तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक तो ऐसे हैं जिनको हमको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि अब तक की बात करें तो अब तक भारत के संविधान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारत के संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 के अंदर बताई गई है। यहाँ पर अगर हम भारत के संविधान की इस प्रोसेस के बारे में बात करें तो एक बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये प्रक्रिया है कैसी। कई बार पूछ लेता है कि ये प्रक्रिया लचीली है, कठोर है, या इसका क्या स्वरूप रहता है। तो देखिए, भारत के संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जो होती है, ना तो आप उसे लचीली कह सकते हैं ना कठोर कह सकते हैं। ये कहीं इन दोनों के बीच में से निकलती है, पैरेलली एक छोटा सा रास्ता बनाती है। मतलब क्या है, देखिए भारत के संविधान में कुछ एक प्रावधान तो ऐसे होते हैं बहुत ही इजीली उनको आप अमेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भाग 1 से जुड़े हुए कुछ अमेंडमेंट, तो उनके लिए किसी संविधान संशोधन की बड़े लेवल पर जरूरत नहीं है, यानी कि आर्टिकल 368 की भी जरूरत नहीं है। कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको बदलाव करना है तो फिर वो 368 के तहत किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के अंदर, यानी कि मौलिक अधिकारों के अंदर कोई बदलाव चाहते हैं, तो ये 2/3 की बहुमत से, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा किए जा सकते हैं। अब कुछ एक बदलाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा ही नहीं किए जाते, उनके लिए राज्यों के रेटिफिकेशन की भी आवश्यकता पड़ जाती है। इनमें आता क्या है, इनमें आते हैं फेडरल मैटर्स, यानी कि जो राज्य और केंद्र दोनों से जुड़े हुए विधेयक होते हैं, मामले होते हैं, उन पर अगर कोई अमेंडमेंट पारित करवाना है तो यहाँ पर केंद्र के अंदर पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के द्वारा पारित करने के बाद, विशेष बहुमत से पारित करने के बाद, आधे से अधिक राज्यों के द्वारा उसको रेटिफाई किया जाना जरूरी हो जाता है। तो ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने यहाँ पर दिया। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि ये प्रक्रिया हम लोगों ने कहाँ से फॉलो की है, तो हम लोगों ने फॉलो की है दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि साउथ अफ्रीका से। अब अगर मैं इस सेशन को आगे लेकर चलूँ कि कौन कौन से अमेंडमेंट अब तक सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं, तो इनमें सबसे पहला अमेंडमेंट आता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। देखिए, पहले अमेंडमेंट में अगर आप बात करें तो उस समय की आवश्यकता क्या थी। उस समय की आवश्यकता थी, जब देश आज़ाद हुआ तो एक विकास की बात हो रही थी कि हम लोगों के कुछ सपने थे और सपनों को अगर साकार करना होता तो उसके लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। मतलब क्या है, आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए आपके पास प्रॉपर रोजगार होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लेकर के आएंगे। देखिए, आज के टाइम पर आप बात करें तो एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी, सर्विस सेक्टर से भी। लेकिन भारत उस समय पर जब आज़ाद हुआ था तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर हुआ करता था। तो एग्रीकल्चर से सब कुछ आना था। अब एग्रीकल्चर को आप देखें तो उस जमाने में जमींदारी प्रथा इत्यादि लगातार चलती आ रही थी, तो जमीन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स किए जाने लगे। जब लैंड रिफॉर्म्स किए जाने लगे तो उन लैंड रिफॉर्म्स को अलग अलग समय पर देश के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाने लगा। अब यहाँ पर समस्या क्या थी, समस्या थी कि राइट टू प्रॉपर्टी, उस समय पर हमारा संपत्ति का अधिकार उस समय पर मौलिक अधिकार हुआ करता था और मौलिक अधिकार को छीनना, उसको लिमिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर जब इस प्रकार की लिटिगेशन बार बार सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास गई तो इसको हैंडल करने के लिए देश के पार्लियामेंट ने एक सॉल्यूशन निकाला और उस सॉल्यूशन के तहत जो है पहला संविधान संशोधन 1951 पारित किया। इस 1951 के द्वारा पारित संशोधन में एक 9वीं अनुसूची लेकर के आए हम लोग। 9th शेड्यूल जो है भारत के संविधान के अंदर ऐड किया गया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यह प्रावधान लाया गया कि यदि कोई कानून 9वीं अनुसूची के अंदर आ जाता है तो उस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता, यानी कि अदालतों की पहुंच से उसको दूर कर दिया जाएगा। तो ये शुरुआत में किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जमींदारी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य था और इससे जुड़े हुए 2 आर्टिकल आप 31A और 31B भारत के संविधान में जोड़े गए। इसके बाद दूसरा जो अमेंडमेंट महत्वपूर्ण आता है उसे आप कहते हैं 7वां संशोधन, यानी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसको आप स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के नाम से जोड़ते हैं, राज्य पुनर्गठन। भारत का आज का जो नक्शा आप देखते हैं ये शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में आप देखेंगे तो रजवाड़ों साथ में ब्रिटिश प्रोविंस से बनकर भारत बना। अब अगर
उस समय की मांग को देखें तो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी और उसके लिए विभिन्न प्रकार के आयोग जैसे एस के धर आयोग हो, जेवीपी समिति हो, बाद में फजल अली कमीशन हो, ये आयोग बिठाए गए और फिर निर्णय लिया गया कि हम राज्यों का गठन भाषा के आधार पर और अन्य आधारों को लेकर के कर देंगे। तो ये जो नया पॉलिटिकल मैप ड्रॉ किया गया उसके लिए 7वां संविधान संशोधन भारत के संविधान में पारित किया गया। इसको आप राज्य पुनर्गठन अधिनियम के नाम से भी जान सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है भाई, राज्यों की बात कहाँ होती है, दूसरी और 7वीं अनुसूची के अंदर, तो उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए थे। अब इसके बाद कुछ और बदलाव, जैसे कि अगर आप देखें 10वां संविधान संशोधन या फिर 12वां और फिर 14वां संविधान संशोधन, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, ये वो क्षेत्र रहे हैं जो अंग्रेजों के पास नहीं थे और आज़ादी के बाद डायरेक्ट हमारे पास नहीं आए। यहाँ पर अलग अलग शासन चलता था। पुडुचेरी के अंदर फ्रेंच रूल हुआ करता था, उसके अलावा बाकी जो टेरिटरीज हैं यहाँ पर पोर्तुगीज रूल हुआ करता था। तो जब इनको हम लोगों ने किसी को पुलिस एक्शन के द्वारा, किसी को फ्रीडम के द्वारा, किसी को ट्रीटी के द्वारा अपने साथ में लिया, तो उस समय पर तत्कालीन उस समय पर अमेंडमेंट पारित किए गए और पारित करने के बाद उनको जैसे 10वें संविधान संशोधन के द्वारा 1961 में दादरा नगर हवेली को यूटी बना दिया गया, गोवा और साथ में दमन एंड दीव को 12वें संविधान संशोधन के द्वारा यूटी बनाया गया और पुडुचेरी को 14वें संविधान संशोधन के द्वारा यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब यहाँ पर आता है 24वां संविधान संशोधन 1971। देश के अंदर एक बहस चल रही थी, पार्लियामेंट एक तरफ और दूसरी तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट, और वो बहस क्या थी, देश के अंदर मौलिक अधिकारों की अमेंडेबिलिटी को लेकर के कि किसको अगर अमेंड करना है तो किस हद तक देश की संसद अमेंड कर सकती है। उसी क्रम में 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया गया और यहाँ पर ये कहा गया कि देश की संसद को अधिकार है कि भाई क्या वह आर्टिकल 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को अमेंड कर सकती है और इस प्रकार से की गई अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो लॉ की कैटेगरी की है उसके अंदर नहीं आएगी, यानी कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 से जुड़ा हुआ ही है ना जी। तो ये बात हुई। बाद में इसको सेटल किया गया था केशवानंद भारती केस के अंदर 1973 में और वहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनोवेट की गई थी, तो वो इस पर आधारित हो जाती है। इसके बाद आता है 25वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा आर्टिकल 31C जोड़ा गया और इसके अंदर एक रिलेशनशिप डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐड किया गया। और क्या किया गया, आर्टिकल 31C कहता था कि देखिए यदि कोई भी कानून बनता है किसको लेकर के, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को लेकर के, तो वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 से उसको ऊपर रखा जाएगा। यानी कि इसके अंदर दिए गए डीपीएसपी के अंदर दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो कानून होगा और यदि किसी तरीके से इसका वायलेशन वो करता है तो वहाँ पर उसको आप नल एंड वाइड नहीं मानेंगे। ये बात इस अमेंडमेंट के द्वारा की गई। इसके बाद अगर हम आगे चले तो 26वां संविधान संशोधन ये बात करता है प्रीवी पर्सन प्रिविलेजेस जो उस समय के प्रिंसली रूलर्स को यानी कि राजाओं को दिए गए थे, उनके विशेषाधिकारों को यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। उसके बाद आता है 35वां और 36वां संविधान संशोधन, ये सिक्किम से जुड़ा हुआ है। सिक्किम जब भारत आज़ाद हुआ उस समय पर भारत के साथ नहीं आया, एक अलग प्रकार से एक सिस्टम में जिसको आप कहते थे प्रोटेक्टोरेट स्टेट के तौर पर साथ रह रहा था, यानी कि हम अलग थे, ये अलग था और दोनों लगातार काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ के लेजिस्लेचर, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स वो ये चाहते थे किसी प्रकार से हम भारत के साथ जुड़ जाएं। तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हम लोगों ने एसोसिएट स्टेट के तौर पर स्थापित किया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम यूनियन ऑफ इंडिया का यानी कि भारतीय संघ का एक राज्य बन गया और ये बना 22वां राज्य। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 38वां संविधान संशोधन 1975। ये इंदिरा गांधी जी के समय की बात है और यहाँ पर अधिकार मिलता है किस संदर्भ में, यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डिनेंस की बात की जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी की बात है या फिर ऑर्डिनेंस लाने की बात हो तो इसके द्वारा दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया निर्णय वो नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि ये अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि ऐसी स्थिति आ गई है देश के अंदर आपातकाल लगाने की या ऑर्डिनेंस लाने की, तो उसको आप कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। हालांकि इसको बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निगेट कर दिया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए एक पावर आज भी है जो कि क्या कहा गया कि अगर आपातकाल लगाने की बात होती है तो देश के राष्ट्रपति को अधिकार है, प्रेसिडेंट को शक्ति दी गई कि भाई देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं डिफरेंट ग्राउंड्स पर, ठीक है ना, और एक ही समय पर मल्टीपल नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है।
यानी कि एक ही जगह पर एक ही साथ में 2 या 3 नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ये यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ये इनफैक्ट आज भी है। अगर उसके बाद हम चले तो 42वां संविधान संशोधन, इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसको भारत के संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में आप इसे कहेंगे लघु संविधान। भाई लघु संविधान क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो संशोधन हुए ऐसा कोई पार्ट नहीं था भारत के संविधान का जहां पर इसके द्वारा बदलाव ना किए गए हों। जैसे कि सबसे पहले प्रेम्बल की बात कर लीजिए। देश के संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द सोशलिस्ट, उसके बाद दूसरा सेक्युलर, उसके बाद इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता, ये 3 शब्दों को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ने का काम 42वें संशोधन के द्वारा किया गया। ये जो शुरुआत के 2 शब्द हैं ये बताते हैं देश की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ स्टेट, कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र होगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखने से पहले ये फीचर्स भारत के संविधान में नहीं थे। जैसे कि सोशलिस्ट की बात करें, सोशलिज्म की बात करें, तो एग्जाम्पल मैंने एक क्लास के अंदर दिया था कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने अपनी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। या तो हम प्राइवेट सेक्टर के आधारित एक अप्रोच को चुन सकते थे, या दूसरा हमारे पास एक रास्ता था कि हम समाजवादी अप्रोच को चुन सकते थे। तो हमने बीच का रास्ता अपनाया, और बीच का रास्ता अपनाते हुए हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी ली। और यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ फीचर जो हम लोग को समाजवादी व्यवस्था से लेकर के आए, क्या? जैसे कि प्लानिंग, योजना बनाना, पंचवर्षीय योजना बनाने का काम हमने शुरू किया। तो ये पूरा किसका है? सोशलिज्म का है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता, लोगों के उत्थान के लिए स्टेट सामने आएगा और स्टेट लगातार काम करेगा, जो आज भी कर रहा है। ऐसे ही सेक्युलर की बात करें तो सेक्युलर नाम का फीचर ये यहाँ लिख तो दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं था। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इन 4 आर्टिकल्स में लगातार बात की गई है धर्म की आज़ादी की। इसके साथ साथ अगर आप इंटेग्रिटी की बात करें, देश की अखंडता, तो यार इसके लिए तो संविधान बना ही था कि आपको यूनिटी बनानी है, इंटेग्रिटी बनानी है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इतने शब्द जोड़ दिए गए, जो पहले इम्प्लिसिट था उसको एक्सप्लिसिट कर दिया गया बस लिख करके। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर यह है कार्यकाल की बात। आपातकाल के समय पर हमको पता होना चाहिए कि देश की संसद में हमारा पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेटिव, हमारा लोकसभा और साथ में राज्य विधानमंडल, इनके कार्यकाल को बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था उस समय पर, ठीक है। बाद में इसको 5 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव। ये बदलाव क्या था? देश के संविधान में एक प्रावधान है कि जब भी भारत के राष्ट्रपति काम करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं करते। हालांकि यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास तो है, लेकिन उनको वहन वो कैसे करेंगे? उनको वो आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 के तहत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। अब मंत्री परिषद की सलाह पर ये काम कैसे हो सकता है भाई? देखिए, मंत्री परिषद अपना, जैसे हम लोग जो चुनाव होता है भारत के अंदर, तो लोकसभा का चुनाव होता है, हम सरकार हमारी बनती है, प्रधानमंत्री, उसके मंत्री लगातार काम करते हैं। तो असल शक्ति किसके पास है? असल शक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन साइन करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ से सलाह दी जाती है प्रधानमंत्री के पास से, राष्ट्रपति को इसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि भाई अगर कोई सलाह दी जाती है तो आप उसको मानोगे ही, रिजेक्ट नहीं कर सकते। बाद में 44वें संविधान संशोधन के अंदर ये प्रावधान किया गया कि मान लीजिए कोई सलाह राष्ट्रपति के पास आती है तो राष्ट्रपति महोदय उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अब पुनर्विचार के लिए भेजने का अर्थ क्या है? पुनर्विचार के लिए भेजने का अर्थ ये हो जाता है कि जब प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति इसको लौटा सकते हैं कि भाई आप इस खास विषय पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ चीज़ों में डाउटफुल है, तो बता देते हैं कि इस पर आप पुनर्विचार कीजिए। हालांकि 44वां संशोधन ये कहता है कि अगर पुनर्विचार के बाद बिल दोबारा से राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को इस पर अपनी हामी देनी होती है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद 7वीं अनुसूची के अंदर भी बदलाव किया गया। आप देख लें 7वीं अनुसूची क्या है? ये फेडरल पावर्स का जो डिवीजन है वो यहाँ पर किया गया है। फेडरल की यूनिट, एक तरफ यूनियन, दूसरी तरफ स्टेट। एक बात ध्यान रखना कि यूनियन टेरिटरीज ये यूनियन ऑफ इंडिया की कोई अलग से यूनिट नहीं है। फेडरेशन के अंदर एक तो केंद्र की सरकार और दूसरा जो है राज्यों की सरकारें। जब आप यूटी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं हमारा
यूनियन के अंडर में, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दो जगह वो डिवीजन है, और दो जगह डिवीजन है तो वहाँ पर लिस्ट बनाई गई है। और लिस्ट कौन कौन सी है, कई बार मैं बता चुका हूँ, आपको पता भी होगा। एक है यूनियन लिस्ट, और दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी आ जाती है यहाँ पर कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट यानी कि हमारे यहाँ पर संघीय सूची, उसके बाद आती है राज्य सूची, और उसके बाद आता है समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां यहां पर देखने को मिल जाती हैं। अब जरा इसमें थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहां पर ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन में संघीय सूची पर कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल केंद्र के पास है। राज्य सूची के अंदर कानून बनाने की शक्ति एक्सक्लूसिवली राज्य के पास है। कुछ खास कंडीशंस में ऐसा भी हो सकता है कि पार्लियामेंट इस शक्ति को इन्वेड कर सकती है, लेकिन बहुत कम मैटर्स ऐसे हैं। ऐसे ही तीसरी लिस्ट आती है कनकरेंट लिस्ट, जिसको हम ये कहते हैं कि अगर इस पर कानून बनाना है तो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अगर कोई क्लैश है तो वहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून स्टेट के द्वारा बनाए गए कानून को ओवरराइड कर देगा, ये प्रावधान वहाँ पर है। अब हुआ क्या था कि 7वीं अनुसूची के द्वारा कुछ सब्जेक्ट थे जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आते थे, जिनमें हमारा एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट, इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, या वाइल्ड लाइफ आप कह दीजिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 विषय पहले स्टेट के अंडर आते थे, इनको ट्रांसफर कर दिया गया कनकरेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर इसी हम अमेंडमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक चैप्टर जिसे आप कहते हैं, चैप्टर के अंदर हम कहेंगे पार्ट 4A भारत के संविधान में ऐड किया गया। यहीं पर एक नया आर्टिकल 51A ऐड किया गया, और शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए कहा गया कि आपको ये फॉलो करना है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। हालांकि यहाँ पर इन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इनको देश के अंदर लाया गया था। अब इन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज के अलावा एक और ड्यूटी आती है, वो आती है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। यानी कि आज के टाइम पर जो 11 मौलिक कर्तव्य आपके हैं, उनमें से 10 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ दिए गए थे। अब इसके अंदर क्या था, यहाँ पर आता है इमरजेंसी को लेकर के एक और प्रावधान। ये क्या प्रावधान था, ये प्रावधान था कि अगर देश के अंदर राष्ट्रपति आपातकाल लगा रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं है कि पूरे में ही आपातकाल लगाना पड़ेगा, नहीं, राष्ट्रपति चाहे तो किसी एक खास पार्ट के अंदर स्थिति को देखते हुए आपातकाल लगा सकते हैं। तो 42वें संशोधन की ये एक और बात यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर आर्टिकल 257A भी आता है। ये क्या था भाई, यहाँ पर कहा गया कि राज्यों के अंदर जो है अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है तो उस केस में सेंटर जो है यानी कि केंद्र है, राज्यों के अंदर केंद्रीय बलों को तैनात कर सकता है। हालांकि इस प्रोविजन को, इस प्रावधान को बाद में हटा दिया गया था, बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, बहुत कंट्रोवर्शियल चीज हुआ करती थी। ठीक है, तो ये इसके द्वारा ऐड किया 257A। आज के टाइम पर यह आर्टिकल भारत के संविधान में नहीं है। इसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। इस न्यायिक समीक्षा को लेकर क्या प्रावधान हुआ, यहाँ पर हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू, जैसे आज के टाइम पर आप देखें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति, इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून हो या राज्य के द्वारा बनाया गया कानून हो, दोनों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको रिव्यू किया, कहा गया था कि हाई कोर्ट की शक्ति को लिमिट कर दिया गया था। अब इसके अंदर आगे चलें तो यहाँ पर DPSP जो है, यानी कि देश के अंदर हमारा संविधान के अंदर भाग 4, यहाँ पर आता है क्या, DPSP। तो DPSP को जो है फंडामेंटल राइट के ऊपर एक प्रेसिडेंस दिया गया था, बात समझ में आती है। बाद में इस प्रावधान को भी निगेट कर दिया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं, 3 नए DPSP, 3 नई नीति निर्देशक भारत के संविधान में आए। सबसे पहला कहते हैं टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। उसके बाद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सभी को समान न्याय बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, आर्टिकल 39A। और इसके बाद हम आगे चलें तो इसके तहत आप देखेंगे आर्टिकल 43 और आर्टिकल 48A को भी जोड़ा गया, जैसे कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों का एक योगदान, यानी कि उनको उसके साथ लेकर के चलना, और फिर सब में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए और वन और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए प्रावधान आर्टिकल 48A में इसके द्वारा जोड़ा गया था।
तो ये कुछ एक अमेंडमेंट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे यानी कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर बाकी के संशोधन, जैसे कि 43वां संशोधन है, 44वां संशोधन है, 86वां संशोधन है, 73, 74वां संशोधन है और बाद में 101वां, 102, 103, कहने का मतलब बाकी के संशोधन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय, धन्यवाद।